Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about constitutional development 1947 to 49. तो आज हम अपने लेक्चर का सेकंड सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम कवर करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हम इसको कवर करेंगे? हम इसको 1947 से लेकर अप टू 1999 तक तमाम एरा को कवर करेंगे, बट हियर आई विल फोकस ऑन दी टाइम पीरियड एंड दैट इज 1947 to 49. So without wasting any time, let's get start the topic. फर्स्ट आती हूँ, मैं स्टार्ट लेती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बिगिनिंग से कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की बिगिनिंग कैसे हुई थी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। जब इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बेसिस पर पाकिस्तान को आज़ाद किया गया और इस एक्ट में कहा गया कि आप एक्ट ऑफ 1935 में कुछ मॉडिफिकेशन कर लें और उस के मुताबिक आप अपने कंट्रीज़ को रन कर सकते हैं जब तक आप अपने लिए अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फ्रेम कर दें। बट दूसरी तरफ जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे इनिशियल प्रॉब्लम्स थे जो कि पाकिस्तान को दरपेश थे और उन इनिशियल प्रॉब्लम में से एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का भी था। ठीक है, बट उसको मैं डिटेल के साथ डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगी, इसको मैं एक अलग से वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैं फोकस करूँगी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पर। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना दैट वाज अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड टास्क। ठीक है, इसके अलावा जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस थी इसमें तकरीबन 9 इयर्स इसको लगे थे और इसके लिए उन्होंने 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी सेटअप किया हुआ था ताकि वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकें। ठीक है, इसके अलावा जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ज़्यादा टाइम लगा, डिले हुआ, वो कुछ डिले जो बना हुआ था वो कुछ पॉलिटिकल इंट्रिग्स और अननेसेसरी स्क्वेबलिंग की वजह से भी बना हुआ था, विच कैरेक्टराइज पाकिस्तान पॉलिटिकल सिचुएशन आफ्टर द डेथ ऑफ कायद आज़म एंड प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। ठीक है, मीन्स दैट कि इन दोनों लीडर्स की सडन डेथ के बाद पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो डिटरॉइट होना शुरू हो गई थी। ठीक है, बट बिसाइड दैट जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस दौरान कुछ लॉजिकल इश्यूज पेश आ रहे थे। लॉजिकल इश्यूज क्या थे? कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थी और वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थी? वो ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रेमर्स थे उनको ये इशू पेश आ रहा था कि जब पाकिस्तान आज़ाद करने की जो स्ट्रगल हो रही थी तो वो किस बेस पर हो रही थी? वो एक इस्लामिक सिस्टम के बेस पर, एक इस्लामिक आइडियोलॉजी के बेस पर पाकिस्तान को आज़ाद किया जा रहा था। ठीक है, उसी बेस को यहाँ पर रंग देते हुए मीन्स दैट के रोल ऑफ रिलीजन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट करने में कुछ मसाइल पेश आ रहे थे जिसकी वजह से जो डिफरेंट ग्रुप्स थी उनका अपना अपना व्यू वो दे रहे थे अबाउट द नेचर ऑफ द इस्लामिक स्टेट, जिसकी वजह से डिफरेंट जो उलमा थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए थे और जो कि वो डिफरेंट डिफिनीशंस दे रहे थे अबाउट द इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एक ये कॉन्फ्लिक्ट बनी थी, दूसरा था नेचर ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर और तीसरा जो था वो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान थे, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस थी वो इतना डिले का शिकार हुई थी। In order to frame the constitution of Pakistan, for this purpose क्या किया गया कि फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप कर दिया गया। ठीक है, ये फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली कब सेटअप कर दी गई थी? ये
इंडिपेंडेंस के टाइम पर ही सेटअप कर दिया गया था अंडर द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्लियर? सो जब फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली की इनाग्रल सेशन हो रही थी अगस्त 1947 में, ये कहाँ पर हुई थी? ये कराची में हुई थी। क्लियर? जिसमें J.N. मेंडल को एज अ टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट किया गया था, जबकि कायद आज़म को प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट किया गया था, और 11 अगस्त 1947 को मौलवी तमीज़ुद्दीन खान को एज अ डिप्टी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। ठीक है? सो जो फर्स्ट मेंबर्स की तादाद थी वो 69 थी इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, बट बाद में इसको इंक्रीज कर दिया गया, 79 हो गई ड्यू टू द एडिशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एंड रिफ्यूजीज। इनके मेंबर्स को भी इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल कर दिया गया। सो द फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, इसकी सेटअप होने के बाद क्या होता है कि जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे लियाकत अली खान, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज लेड बाय लियाकत अली खान। ठीक है? उन्होंने क्या किया? उन्होंने फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली में एक रेजोल्यूशन पेश की, एंड दैट रेजोल्यूशन वाज नोन एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, या उर्दू में इसको करारदादे मकासिद कहा जाता है। सो the objective resolution is one of the most important document in the constitutional history of Pakistan, और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में आगे आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज अ प्रियम्बल शामिल किया गया था। ठीक है? इसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक फंडामेंटल स्टोन की हैसियत भी रखता है। ठीक है? सो this resolution was presented by लियाकत अली खान on 12 March 1949। ठीक है? सो अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था। फर्स्ट पॉइंट इसका है कि जो तमाम यूनिवर्स है इसमें हकीमियत आला का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला को हासिल है। सेकंड पॉइंट है कि तमाम जो अथॉरिटी होंगी वो कुरान और सुन्नत की हुदूद में रहते हुए इन इख्तियारात को बरोकार लाएंगे। ठीक है? मतलब ये है कि पाकिस्तान के बाशिंदों के पास हकीमियत का इख्तियार एक मुक़द्दस अमानत की हैसियत रखता है। थर्ड पॉइंट था फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से कि देयर शुड बी अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है? इसके अलावा सूबों को मैक्सिमम ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। फोर्थ पॉइंट था principle of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice is ensured by Islam should be followed. फिफ्थ पॉइंट था कि तमाम मुसलमान कुरान और सुन्नत के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक है? तमाम जो माइनॉरिटीज़ होंगे वो अपने मज़हब पर अमल करने और इसकी तबलीग करने की मुकम्मल आज़ादी उनको होगी। इसके अलावा वो अपने तमद्दुन की नशोनुमा और जायज़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में भी आज़ाद होंगे। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट था फंडामेंटल राइट्स के हवाले से कि तमाम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को फंडामेंटल राइट्स हासिल होंगे। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से थे? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, freedom of thoughts, freedom of expression, freedom of belief, faith, worship and association etc. तो ये तमाम फंडामेंटल राइट्स उनको हासिल होंगे। लास्ट पॉइंट था कि जो जुडिशरी होगी उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल होगी। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो फैसला करने में उस पर किसी किस्म का हुकूमती या गैर हुकूमती दबाव नहीं डाला जाएगा। तो जब 7 मार्च 1949 को लियाकत अली खान कंस्टिट्यूएंट असेंबली में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्सप्लेन कर रहे थे तो बहुत सारे जो माइनॉरिटीज़ लीडर्स थे उन्होंने इसको अपोज किया और क्रिटिसाइज किया। एक नॉन मुस्लिम एक हिंदू था जिसका नेम था प्रेम हरी,
انہوں نے کہا that the objective resolution was an amalgamation of religion and politics. So اس حوالے سے جو کنسٹیٹیوشنل فریم ورک ہوگا تو اس میں بہت ساری ایمبیگوٹیز پیدا ہوں گی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب وہ رائٹس آف ریلیجیس مائنورٹیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو چندرا مندل نے اس کو اپوز کرتے ہوئے کہا کہ کیوں جو مسلم علماء ہیں وہ اسلام پر بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں، ایون دو کہ انڈیا میں تو بھی بہت سارے پنڈت تھے بٹ دے ڈڈ ناٹ ڈیمانڈ تھنگس لائک دیٹ. تو انہوں نے اس قسم کے اعتراضات اس پر کیے. While Mia Muhammad Iftikhar Uddin was the only Muslim member in the House who opposed the resolution. انہوں نے کیا کہا کہ میرے نزدیک یہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے یہ ایک انکلیئر، ایک ایمبیگوس ڈاکومنٹ ہے اور اس میں بہت سارے الفاظ ایسے یوز ہوئے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے فردر سجیشن دی کہ a resolution should not only be the product of Muslim League members sitting in the assembly alone, rather it was supposed to be the voice of 70 million people of Pakistan. So یہ تھا reaction about the objective resolution. But finally the resolution was adopted by the Constituent Assembly on 12 March 1949. So this was all about the constitutional development 1947 to 49. Next lecture میں ہم 1949 سے upward کا era discuss کریں گے. So stay tuned and if you like my video do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.